जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं किसमें, एसएससी में, तो वो हम देखने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के सीजीएल, एमटीएस या एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं वो सारे हम देखेंगे। राइट, ओके। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्वेश्चन कम होंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे। ठीक है, देखें, शुरू करें। देखो, मेरा मकसद है आप लोग रिवीजन अच्छे से हो जाए। बाकी हिस्ट्री की क्वेश्चन की वीडियो चल ही रही है, पॉलिटी करवा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की पड़ी हुई हैं, कुछ वीडियोस और लाऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ। ओके, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, जैसे मैंने सारे पीवाईक्यूज को ऐसे लगा रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे है। पीडीएफ आपको एसएससी मंत्रा स्टडी हब चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, दो होते हैं। तो किस में शामिल है। देखो, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लगाए हैं ताकि आपको आंसर से हमें मतलब उतना नहीं है। आंसर हम लोग देख लेंगे, आंसर तो हमें पता ही लग जाता है, बट ऑप्शन से क्या नया क्वेश्चन बनता है, वहां से कौन से कॉन्सेप्ट निकलते हैं, वो हमें बेसिकली देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुई थी। आर्टिकल 51 ए में ऐड हुई थी। पार्ट कौन सा है, पार्ट है 4A। ओके, पार्ट 4A के तहत आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य ऐड हुए थे। किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मैंने नीचे उसकी पूरी ऐसे कोई नहीं देता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A को जोड़ा जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत। भाग 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है। कौन सा अनुच्छेद, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। कितनी है टोटल, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। ठीक है, क्या क्या है वो हम बाद में कर लेंगे। एक देखो, अब ऑप्शन से जैसे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा जाता है। इसको भीमराव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। क्या कहा था, संविधान की आत्मा। राइट, तो मेरा कहना इतना है। देखो, इतनी सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन से पता लगी। स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग के पार्ट 4A आर्टिकल 51A। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमने खोला, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किस बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको क्या कहा, संविधान की आत्मा। ठीक है, फिर आता है देखो अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले मैं पेज ले लेता हूँ, ये लो। एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। ठीक है, फ्री एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 21A। क्लियर, आपको ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है, बताओ, आप लोग बताओ इस चीज को, किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं बताऊंगा,
बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें पता चली। और 62 में, संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद है नहीं 62 भी। ओके, क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखें। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई कि 61वां संविधान संशोधन, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? बताओ। 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? बताओ, बता सकते हो आप? उसके तहत ही 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989, याद रहेगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ठीक है, क्लियर? आर्टिकल 326 याद रखना भाई। क्लियर? याद हो गया? अरे सॉरी, हाँ, ये 61वां संविधान संशोधन नहीं है। एक ये है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। तो ये है 86। मैं इसमें 6 में कंफ्यूज, 86 अमेंडमेंट है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्लियर? 86वां संविधान संशोधन। ओके, 86वां संविधान संशोधन, 61वां नहीं है। ठीक है, 61 में क्या की गई थी? वोटिंग एज तो थी 61वें संविधान संशोधन में, वोटिंग एज को 21 से घटाकर कितना, 18 कर दिया गया था। 21 से 18 वोटिंग एज जो थी वोट डालने की, वो 21 से 18 किस में की गई थी? 61 में। एक नए पेज पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो, पहले मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट लिखा है ये। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आता है, जिसके तहत 6 वर्ष से लेके 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा फ्री मिलती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A। क्लियर? ठीक है, फिर मैंने बताया 61वां 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें क्या था? वोटिंग एज जो थी ना, जो वोट डालने की एज, वोटिंग एज को क्या कर दिया गया? 21 साल से लेके 18 साल कर दिया गया। 21 से 18 वोटिंग एज किस में घटी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई, आर्टिकल 21A। क्लियर हुआ इतनी चीजें? देखो कितना हमने सीख लिया है एक क्वेश्चन से। ऐसे ही करेंगे भाई, ऐसे ही करवाता हूं मैं। आगे आने वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अब। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, डीपीएसपी की बात कर रहा है ये, डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं, क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। पूछा है सही नहीं है, ये क्वेश्चन देख लो, सही नहीं है, गलत बताना है हमें। तो प्रकृति में सकारात्मक होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे मौलिक, जो हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट, वो कैसे होते हैं प्रकृति में? सकारात्मक कि नकारात्मक? वो नकारात्मक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमें स्टेट के खिलाफ खड़ा करते हैं। कोई भी अगर स्टेट हमारे साथ कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो हम उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये नकारात्मक होते हैं मौलिक अधिकार हमारे। ठीक है, और ये डीपीएसपी सकारात्मक होते हैं। पहला सही है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, बिल्कुल सही है भाई, हमें गलत बताना है। ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए निजी और व्यक्तिपरक हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये आपका ऑप्शन है। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, कुछ बातें पता चली हमें डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में हमें कुछ बातें तो पता चल गई कि सकारात्मक होते हैं। ओके, ठीक है, इतनी बातें तो हमें पता ही चल गई। अब देखो, मैं आपको बताता हूं आगे। ये देखो डीपीएसपी, तो डीपीएसपी कैसे? नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल मतलब गैर न्यायोचित। इन्हें लेकर हम
अगर इन्हें सरकार का वायलेट करती है, उल्लंघन करती है, तो इन्हें लेकर हम कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि हम जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 37 में इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, वही इस बात सेम सेम बात है। अच्छा, एक आपका पूछा जाता है आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम सुना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? ठीक है, तो वो कौन सी अनुच्छेद में? 44 में। क्लियर? ये बात होगी, टीपीएसपी का पता लग गया आपको। ठीक है। ओके। ओके, ये देखो। ओके। मोरल, जो नैतिक दायित्व डालते हैं कोई कानूनी, केवल नैतिक कर्तव्य के लिए। ठीक है, इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य का आधार होते हैं ये। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई आपको। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेम क्वेश्चन पूछा है, बस ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। अभी हमने क्या बताया कि ये गैर न्यायोचित होते हैं। कैसे होते हैं? गैर न्यायोचित। ठीक है, कैसे होते हैं? गैर न्यायोचित, क्योंकि इन्हें हम लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि हम मौलिक कर्तव्य को, अपने फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं उल्लंघन करने पर, वैसे नहीं जा सकते। तो ये गैर न्यायोचित होते हैं, हमने नीचे देखा था। ठीक है, ये देश के शासन के लिए, तो ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, गैर न्यायोचित। ऑप्शन देख लो, ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, सरकार कोई भी नियम बनाती है तो ये इनको ध्यान में रखती है। ठीक है, ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, नैतिक रूप से होते हैं, लीगल रूप से नहीं होते हैं भाई, नैतिक रूप से बोला है उसने। ठीक है, कैसे बोला है? नैतिक। कानूनी रूप से बोलता अगर तो फिर गलत हो जाता है, नैतिक रूप से। ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। ठीक बात है, सुनिश्चित करते हैं। क्लियर हुआ सेंटेंस? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं बस, और ये तीनों। क्लियर हुआ भाई? तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, ताकि और वीडियो लाऊं। और भी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं हिस्ट्री की, मैंने इतनी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, मैं रोज लेके आ रहा हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ, तो वो भी देख लो। ठीक है, ये 61वां और 86वां संविधान संशोधन आपको पता लग गया होगा। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि सकारात्मक होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र, नैतिक और नीति। ऐसे होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? कौन सा रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 28। कौन सा रोक लगाता है भाई? 28। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 30 क्या बताता है? अनुच्छेद जो 30 है वो क्या बताता है? कोई बता सकता है? देखो, अनुच्छेद 30 जो होता है ना, अनुच्छेद 30 ये बताता है कि माइनॉरिटी जो है, जो माइनॉरिटी है वो अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 30 में बताता है, माइनॉरिटी के बारे में बेसिकली जानकारी देता है। और सेम 29 भी है, अनुच्छेद 29 भी माइनॉरिटी को लेकर बताता है। क्लियर है ना? और अच्छा, अनुच्छेद अनुच्छेद क्या, सॉरी, अनुच्छेद मैं कौन सा बता रहा था? 26। आर्टिकल 26, दिल बन गया भाई। अनुच्छेद 26 क्या बताता है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जो रिलीजियस है, जो रिलीजियस शिक्षण संस्थान है, उनको लेकर आर्टिकल 26 है, अनुच्छेद 26। क्लियर? तो आर्टिकल 28 के तहत संविधान शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक है, धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, बट वो क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपने, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से, अच्छा इसका ये देखो,
हम्म। हाँ देखो, ये लिखा है अनुच्छेद 29 जो है ना, क्या देता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जैसे भाषा, लिपि, संस्कृति, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन करता है? 30। और 30 किससे ले लेते? मैंने बताया था दोनों ही अल्पसंख्यक यानी कि किससे? माइनॉरिटी से ले लेते थे। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार कौन देता है? मैंने बताया था अभी। कौन देता है? 30, अनुच्छेद 30। और 31 संविधान संपत्ति का अधिकार। हाँ, क्वेश्चन मिल गया आपको, बढ़िया सा। अब देखो इन्फॉर्मेशन, अभी बताता हूँ। अनुच्छेद 31, ठीक है। 29 30 समझ में आए? 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जैसे उनके उनमें अल्पसंख्यक जो हैं उनको किसी भी भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। 31 देखो, जो हमारा आर्टिकल 31 है, उसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था। इसे सरकार ने क्या किया भाई? देखो, मौलिक अधिकार था ये, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट था हमारा। तो जब सरकार को किसी चीज की जमीनें चाहिए होती हैं, तो यूपी बिहार वाले तो छोड़ते नहीं जमीनें, उन्हें रोड बनाने और रोड के बीच में उनकी जमीन आ रही है, तो वो छोड़ते नहीं थे। और सरकार दबाव डालती थी तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं भाई, कि हमारा भाई फंडामेंटल राइट है ये। तो सरकार ने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन लेके आए। 44वां संविधान संशोधन लेके आते हैं। इसमें क्या करते हैं? 1978 में इसमें आर्टिकल 31 को, संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार से ले हटाकर क्या बना देते हैं? एक कानूनी अधिकार बना देते हैं। कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 300 ए जोड़ दिया जाता है। अनुच्छेद 300 ए पूछा जाता है ये, कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया जाता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 300 ए। ध्यान रहेगा? ओके, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? याद कर लेना, पूछा जाता है भाई ये, मैंने इसीलिए बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है? अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 32 हम अभी पढ़ के आए हैं, क्या है बताओ? संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? अनुच्छेद 32। तो रिट किस में जारी हुई? और बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था इसे? संविधान की आत्मा। तो रिट होती है आर्टिकल 226 में, हाई कोर्ट, ठीक है। देखो, एक्सप्लेनेशन में अच्छे से दूंगा आपको। तो क्या कह रहा है? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, यानी कि शक्ति देता है, ठीक है। तो भैया अनुच्छेद 32 में क्या सुप्रीम कोर्ट किससे देता है? अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो कौन कौन सी बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत, ठीक है, 5 प्रकार से ज्यादा की भी ये करता है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, 228 से उच्च न्यायालय में मामलों का स्थानांतरण, और 227 में उच्च न्यायालय की अधीनस्थ सुपरिटेंडेंस की शक्ति, ठीक है। इतना याद हो गया? रिट जारी करने की शक्ति याद होगी। रिटें हम पढ़ेंगे, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं किसी दिन अच्छे से पूरा एक वीडियो बना के पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। क्लियर होता है ये क्वेश्चन? आगे बढ़ जाए? आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? फिर से नहीं पूछा है उसने, क्या पूछा है? नहीं। नहीं ही पूछता भाई, ये सवालों पे ध्यान रखना, आजकल यूपीएससी की तरह खेल रहा है ये एसएससी, ठीक है। तो वह जो पहला क्वेश्चन है वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, ठीक है भाई। क्लियर? ये तो पूछ होता ही है, उनकी एक एलिजिबिलिटी। दूसरा है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी सही है। चौथा देखो, उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ठीक है।
वह किराए के भुगतान के लिए बिना आपराधिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है भाई। वो किराए का मकान तो ले ही सकता है अपनी सैलरी से, उसे कुछ सैलरी तो मिलती होगी, तो किराए का तो उसका तो भुगतान कर ही सकता है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन याद रखना कि वह लाभ के पद पर नहीं होगा, किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, सॉरी राधे, उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। ठीक है, ये देखो, तो अनुच्छेद 59 आता है एक 59 के अनुसार राष्ट्रपति अपने आधिकारिक निवास का उपयोग बिना किराए दिए हक करने के हकदार होते हैं। ठीक है, बिना किराए दिए वो चला सकते हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तें देखो, अनुच्छेद 59 में आती हैं जो, लाभ के पद पर ना हो, सदन संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर, 35 साल उम्र होनी चाहिए, याद कर लो। क्लियर, राष्ट्रपति का याद हुआ कुछ? राष्ट्रपति का याद हो गया? ओके, ये देखो अनुच्छेद 77 संबंधित है किससे? तो भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद की शपथ, सब देख लो। भारत की सरकार के कारोबार से संचालन है अनुच्छेद 77। हम इसकी पूरी देखो एक बार। अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार से। तो अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, यह अनुच्छेद 77 कहता है। अब हमारे लिए ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति है होगा, ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 63 में। फिर अनुच्छेद 69 में क्या आता है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाएगी। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि की वह 5 साल तक रहेगा, या कितने साल तक रहेगा? वो 67 में। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित ये सारे अनुच्छेद हो गए। 77 में क्या आएगा कि जो भारत सरकार की जितनी भी समस्त जो कार्य करेगा वो किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यकर्ता होता है, लेकिन किसके नाम पे होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज से संचालन से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 166, 166 किससे? किसी राज्य सरकार के कामकाज। मैंने ये खुद ये लिखा है, बहुत मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो जिस प्रकार केंद्र में अनुच्छेद 77 है, ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो कैसे एसएससी वही वही क्वेश्चन पूछता है। ये अनुच्छेद 77 क्या करता है? केंद्र में काम करता है। ठीक है, वही वैसे उसी प्रकार अनुच्छेद 166 राज्यपाल के नाम से होती हैं सारी कार्यवाही राज्य में। तो अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 166 एक से हैं। ये केंद्र में काम करता है, ये स्टेट में, राज्य में। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर आता है अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति व वेतन के बारे में। 164 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के सीएम के कर्तव्य हैं कि सीएम सारी जानकारी किसको देगा? राज्यपाल को। 170 में सदनों में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार हैं। क्लियर हो गया? ऐसी पीडीएफ कोई नहीं मिलता है, कहाँ ही मिलती है यार। तो अनुच्छेद 166 क्या है? सेम 77 के तहत। 77 में केंद्र में जो राष्ट्रपति के नाम पर सारी कार्रवाई होगी, और 166 में राज्यपाल के नाम पर राज्य में। ठीक है, ये देखो संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। भाई आपको भी समझ नहीं आया होगा, मुझे भी समझ नहीं आया है, लेकिन एक चीज क्लियर है, अनुच्छेद 257 क्या कह रहा है? देखो कितने आसानी से समझाता हूं मैं। कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण सुनिश्चित करता है ये 257। राज्य की शक्ति संघ की शक्ति में बाधा नहीं डालेगी, ये बताता है। इतना बड़ा क्वेश्चन है भैया, क्या निकल के आया? ये कि अनुच्छेद 257 कहता है कि राज्य की शक्ति
संघ की शक्ति में बाधा नहीं डालेगी कि जो राज्य है वो यूनियन की शक्ति में कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन संघ की शक्ति राज्य की शक्ति में नियंत्रण करती है। ये अनुच्छेद 257 कहता है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन, ये है पूरा निचोड़। ये ऐसे ऐसे लिखते हैं भाई। ये है कि राज्य की शक्ति संघ की शक्ति से संचालित थोड़ी होती है। राज्य राज्य सेंटर को कैसे निर्देश करेगा? सेंटर राज्य को करता है। अनुच्छेद 261 में क्या आता है? पब्लिक एक्ट, अभिलेख। 247 में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की शक्ति किसके पास है? संसद की शक्ति। 123 में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है। 123 में, ठीक है, ऑर्डिनेंस की शक्ति 123 में अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, 4 क्वेश्चन और बचे हैं आई थिंक, 2 ही बचे हैं, 2। ये देखो, भारतीय संविधान ने की स्थापना की है बहुल न्यायपालिका प्रणाली, दोहरी न्यायपालिका प्रणाली, आंशिक न्यायपालिका प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली किसकी है? किसकी है? भारतीय संविधान ने की थी स्थापना। ठीक है, ये देख लो, मुझे यहाँ पे आपको कुछ और बताना है। दोहरी न्यायपालिका प्रणाली अमेरिका की विशेषता है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, जो है दोहरी न्यायपालिका प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ठीक है, हमारी कैसी है? इंडिपेंडेंट। अच्छा, मुझे एक चीज आपको बतानी है, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जो द्विसदनी विधानमंडल है, द्विसदनी द्विसदनी विधानमंडल किन किन राज्यों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन राज्य हैं वो? कैसे याद करेंगे? के यू एम बी ए टी। अभी मैं सीडीएस और एनडी क्लासेस ले रहा था, उसमें ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि किन राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, ये देखो, के से क्या होता है? कर्नाटका। कुंभत कैसे याद करते हैं? कुंभत। ठीक है, तो के से कर्नाटका, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। ठीक है, तो मैं सीडीएस के पेपर करवा रहा था, उसमें 2 बार पूछा है सीडीएस में कि द्विसदनी विधानमंडल किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो कुंभत से याद रखो, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कुंभत। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ भाई, कुंभत। अब बट इंग्लिश में ए आता है, ये यहाँ आ नहीं आता है, तो इंग्लिश में याद कर लो, कुंभत। ठीक है, याद हो गया? कैसे याद हो गया? मजेदार। ठीक है, ये देखो, अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 100 अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 कि राष्ट्रपति जो है न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीजीआई को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, हो गया। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ मिल जाएगी। 124 राष्ट्रपति, 127 में एड हॉक जजेज, ठीक है, 128 में रिटायर्ड न्यायाधीशों की बैठकों में उपस्थिति, 123 में वही सेम अध्यादेश। भाई ये देख लो, सारे आर्टिकल मैंने अनुच्छेद एक साथ लिख दिए हैं। क्या है? 28, 51 ए मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन, 77 प्रेसिडेंट नेम के नाम पर होंगी, और इसी का पूरक क्या है? 166। 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, इनकी अगर संख्या जो है घटानी बढ़ानी होगी तो वो कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रपति, क्योंकि वही नियुक्त करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन बढ़ाता है? संसद। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों को घटाना या बढ़ाना है उनकी संख्या को, तो कौन करता है? वो संसद करती है। क्लियर है?
226 के तहत रिट हाई कोर्ट जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? क्लास कैसी लगी? मजा आया हो तो कमेंट में बता दो क्या और ऐड करना है। आधे घंटे में इतने सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। बाकी इतने सारे कॉन्सेप्ट आधे घंटे में कब नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने पीवाईक्यू ही लाता हूँ, पीवाईक्यू से अच्छा कुछ नहीं होता है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, उनसे बेहतर कुछ नहीं होता है। बस हमें उनको अच्छे से एनालिसिस करना होता है। देखो, इसमें हमने क्वेश्चन 12 ही किए हैं, क्वेश्चन हमने 12 ही किए हैं, बट कॉन्सेप्ट हमने बहुत सीख लिए हैं, बहुत ज़्यादा सीख लिए है ना। आगे 42वां संविधान संशोधन, 61वां, 66वां, 86, 6 से 14, डीपीएसपी, सब कुछ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। ओके, डू वेल इन योर एग्जाम। जय हिंद।